मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैडम 2022 और 2018 का क्वेश्चन पेपर जो है उसको एक बार आप एनालाइज करवा दो। तो 2018 का जो पेपर है वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि दैट टाइम जो सिलेबस था उससे और अब के में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। सो आई डोंट थिंक सो कि उसको करने का कोई सेंस है वो, क्योंकि रिलेवेंट नहीं है। दैट टाइम जो सिलेबस था बहुत ज़्यादा ईजी था, अभी जो है लेवल बहुत अप हो गया है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि 2022 का पेपर जो है उसको आप थॉरली अच्छे से कर लो एक बार, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा और आपकी जो इतनी टेंशन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार का भी वैकेंसी निकल गया है, आप लोगों के लिए आने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। सो कंटिन्यू रखिएगा अपनी तैयारी को। और ये रहा पेपर, ठीक है। इसको अपन आज एनालाइज करेंगे, आधा अभी करेंगे एक पार्ट में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस है ना। तो पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं, है ना। पार्ट बी, ये रहा पार्ट बी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ डैश हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ अ की पोजीशन। तो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कौन होता है? जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। फाइनेंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिन्स द डीन। तो ये होगा द रजिस्ट्रार। ये क्या होता है? विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विंग के प्रमुख होते हैं। रजिस्ट्रार कुल सचिव की एक स्थिति महत्वपूर्ण पद है, ठीक है। हिंदी में भी आप देख लीजिए, हिंदी में भी सेम यही है जो मैंने भी बोला। सेकेंड ले लेते हैं कि हु इज़ द मैनेजर ऑफ यूनिवर्सिटी फंड एंड प्रॉपर्टीज़। तो कौन होगा? फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है। फाइनेंस ऑफिसर इसका आंसर होगा। विश्वविद्यालय की निधि और संपत्तियों के प्रबंधक कौन होते हैं? तो वित्त अधिकारी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को गौर से पढ़िएगा, ठीक है। ये वही है कि यूजीसी एक्ट को जो है स्टैंडर्ड, ये कहते हैं ना, इस्टेब्लिश एज अ स्टेचुरी बॉडी, ये मेन क्वेश्चन था इसमें। तो इसमें ये ऐसा दे दिया था, 56 तो दिया था और उसके साथ आपको वो भी दे दिए गए थे, मंथ्स भी दे दिए गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? नवंबर 1956 को, ठीक है। केम इनटू एग्जिस्टेंस कब आया था? 28 दिसंबर 1953 को केम इनटू एग्जिस्टेंस हो गया था, और मान्यता कब मिली थी इसको? नवंबर 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द वाइस चांसलर इट इज शैल बी द ड्यूटी ऑफ द डैश टू होल्ड एंड मैनेज द प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग ट्रस्ट एंड इंडोर्ड प्रॉपर्टीज। इसमें दिया है कि कुलपति के नियंत्रण के अध्याधीन किसका कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश जिसमें न्याय और धन संपत्ति शामिल है को धारण और प्रबंधित करे। तो रजिस्ट्रार कुल सचिव इसका आंसर होगा, ठीक है। एक सेम क्वेश्चन ये था, ये वाला। इसमें प्रबंधक कौन है ये पूछा था, और इसमें पूछा है कुल सचिव के नियंत्रण के अधीन रहते हुए ना, तो इसमें रजिस्ट्रार होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द रजिस्ट्रार हु कलेक्ट द इनकम एंड डिस्टर्ब्स द पेमेंट एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। कुल सचिव के नियंत्रणानुसार आय एकत्र करना, भुगतानों को वितरित करना और विश्वविद्यालय के खातों को बनाए रखने का काम किसका होगा? वित्तीय नियंत्रक का होगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, डैश से कुलपति को सौंपे गए। तो इसमें आपको पता है कि प्रो वाइस चांसलर ही होगा, जो रेक्टर का पद होता है ना उसको अब प्रति कुलगुरु कहा जाने लगा है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, प्रो वाइस चांसलर, ठीक है। इसको ही काम दिए जाते हैं यदि कुलपति को कुछ काम है या कहीं जाना है, लीव पे जाना है, तो वो अपना सारा काम का दायित्व किसको सौंप के जाता है? इन्हीं को सौंप के जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं थोड़ा सा टफ है, बजट के भीतर उसके निष्पादन की दृष्टि से विद्या परिषद के सभी प्रस्तावों की जांच करने का कर्तव्य किसका है? तो कार्य परिषद का है, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं। विश्वविद्यालय के आय व्यय की समीक्षा करने का कर्तव्य किसका है? तो वित्त समिति का है। एक परिनियम तैयार करते समय विश्वविद्यालय की सबसे अच्छी विधियां किसके द्वारा तैयार की जाती हैं? तो समन्वय समिति के द्वारा। फर्म के वित्तीय स्रोतों के नियोजन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रबंधकीय गतिविधि कहलाती है, वित्तीय प्रबंधन कहलाती है, फाइनेंस।
कमेटी। ठीक है। वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ एवं व्यवसाय की परिसंपत्तियों को बढ़ाना। ठीक है। लचीला बजट संबंधित है बोथ व्यय से और लागत से। अर्धविकसित राष्ट्रों को सार्वजनिक ऋण लेने के लिए निम्न में से किसका सहारा लेना पड़ता है? तो करारोपण, अनिवार्य ऋण एवं मृदा प्रसार का। निम्न में सही कथन को चुनिए। तो अंकेक्षण का प्रारंभ लेखांकन के अंत से होता है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है। इंग्लिश में भी यदि आप लोग को थोड़ा टफ जा रहा हो तो ये मैं एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ले ले। ठीक है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान की कौन सी धारा के तहत की जाती है? तो ये सबको पता है, 148 राष्ट्रपति के द्वारा। मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता? तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं कारीगरों द्वारा उत्पादित सामग्रियों पर यह लागू नहीं होता है। भारत में अंकेक्षण को लेखांकन से कब और किसके द्वारा पृथक किया गया? तो 1976 में केंद्र सरकार के द्वारा। लोक लेखा की विशेषताओं में से एक है तो लोक लेखों की केंद्रीय प्रणाली होती है। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम के अंतर्गत सीमित निविदा पद्धति को अपनाया जाता है, तो ये डिलीट कर दिया गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण मूल्यांकन का सही चित्रण है? तो मूल्यांकन मापन अंकलन प्लस मूल्य निर्णय। इंग्लिश में भी आप चाहे तो देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र ग्रेडिंग का आवश्यक पहलू नहीं है? तो पक्षपात नहीं है। बार्क लर्निंग स्टाइल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो पीटर हनी और एलन ममफोर्ड के द्वारा। शिक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो प्रचार करना शामिल नहीं है। होन्स और हुपर के अनुसार शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो 5 स्तर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विधियों में शामिल है? तो ये भी डिलीट कर दिया गया था। निम्न में कौन सा सामाजिक संपर्क का हिस्सा नहीं है? तो प्रयोगशाला नहीं, प्रोग्राम्ड मॉडल नहीं है। ठीक है। कक्षा में सीखने के विभिन्न तरीकों में से कौन सा सीखने के तरीकों को सभी प्रकार के सीखने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता माना गया है? तो अंतर्दृष्टि द्वारा अवलोकन। ठीक है। लर्निंग बाय इनसाइट। फिर है एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में हुई थी, है ना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। एक और पार्ट लेकर आऊँगी क्योंकि एक बार में ये सारा नहीं हो पाएगा। सत्यता, निजता, गोपनीयता और निष्ठा निम्नलिखित में से किसके 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं? तो नैतिक तत्व के। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो योगात्मक मूल्यांकन इसका सिद्धांत नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिकता वाले क्षेत्रों में शिक्षक का विद्यार्थी का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 25:1 होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय साहित्य कृति ने अच्छी शिक्षा को 34 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? तो ये किया था किसने? कादम्बरी, बाणभट्ट की कादम्बरी ने किया था। ठीक है। एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का सही प्रारूप नहीं है? स्नातकोत्तर की बात की है उसने। तो ये 4 वर्षों का पाठ्यक्रम नहीं है जहां तक। एनईपी 2020 के अनुसार प्रत्येक कॉलेज, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थानों के क्लस्टर नॉलेज हब में न्यूनतम कितने छात्र होंगे? तो 3000। ये टारगेट है 2040 तक। मेरू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना। एनईपी के अनुसार किस अंतराल पर एनसीएफएससी के दस्तावेजों की समीक्षा एवं अद्यतन की जाएगी? तो 5 से 10 वर्षों में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। पार्ट ए में यदि कमेंट अच्छे आएंगे तो ही मैं पार्ट बी कराऊंगी। मैं किसी भी बच्चे का समय बर्बाद करने पर विश्वास नहीं रखती हूँ। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करोगे, कमेंट करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और आज कम से कम 10 कमेंट यदि मेरे पास आते हैं कि मैडम पार्ट 2 भी लेकर आओ, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 1 2 3 4 5 6, हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलमोस्ट।
तो बाकी के क्वेश्चन यदि करने हैं तो आज कमेंट में कम से कम 10 कमेंट आने चाहिए कि हाँ मैडम कंटिन्यू करो इसको, तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं ना ही आपका समय ख़राब करूँगी ना ही अपना, है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बोलना कि यस मैडम इसको कंटिन्यू करो, तो मैं इसका अंगिका आपको करा दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।